सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 27 फरवरी की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि फरवरी 2023 में आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीत लिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका उत्तर तो होगा ऑस्ट्रेलिया ने। आपको याद है आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप, पहले तो ये बताओ इसका आयोजन कहां पे हुआ। तो आंसर होगा साउथ अफ्रीका में। और ये फाइनल खेला गया ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच में, जिसको जीत लिया ऑस्ट्रेलिया ने। उपविजेता साउथ अफ्रीका है, यह ध्यान रखना। ऑस्ट्रेलिया ने 6ठी बार यह खिताब जीता है। अब एक और पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। इस साल आपने कहा यह आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ साउथ अफ्रीका में। अगले साल इसका आयोजन कहां पे होगा 2024 में, तो वो भी याद रख लो, बांग्लादेश में होगा। और इसी तरह हम लोगों ने पढ़ा था वुमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता। अभी भारत ने जीत लिया इंग्लैंड को हरा करके। पहली बार भारत ने कोई महिला आईसीसी टूर्नामेंट जीता, तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। और ये भी कहां पे हुआ था, ये भी साउथ अफ्रीका में हुआ था। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। कुछ और पॉइंट आपको रिवाइज कर रहा हूं। तो 2022 में जो अंडर 19 विश्व कप हुआ था, वेस्ट इंडीज में हुआ था, उसको भारत ने जीता था इंग्लैंड को हरा करके। अभी ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन हुआ था भारत में, उसको भारत ने जीता है बांग्लादेश को हरा करके। 2022 में जो आईपीएल का आयोजन हुआ था, 15वां एडिशन था, भारत में हुआ था। गुजरात टाइटंस ने जीता था राजस्थान रॉयल को हरा करके। आपने पढ़ा आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो 2022 में हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, उसको इंग्लैंड ने जीता था पाकिस्तान को हरा करके। और आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ था 2022 में, बात कर रहे हैं, न्यूजीलैंड में हुआ था, उसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता था इंग्लैंड को हरा करके। तो ये पॉइंट्स भी आप याद रखना, सारे इंपॉर्टेंट है। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने 2023 मार्कोनी पुरस्कार को जीत लिया है। तो आंसर होगा हरि बाल कृष्णन ने। तो कंप्यूटर वैज्ञानिक हरि बाल कृष्णन को 2023 के मार्कोनी पुरस्कार से अभी सम्मानित किया गया। वे अमेरिका का जो MIT कॉलेज है, मैसेच्यूसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसमें प्रोफेसर हैं। और इन्हें यह पुरस्कार वायरलेस नेटवर्किंग और मोबाइल सेंसिंग में उनकी मौलिक खोज के समाज पर व्यापक प्रभाव की पहचान के लिए दिया गया है। नाम याद रखना, हरि बाल कृष्णन। आप जानते हो JSW के चेयरमैन है सज्जन जिंदल, और इन्होंने एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता। और डॉक्टर महेंद्र मिश्रा, अभी बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में वहां की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया इन्हें। और अप्पा साहेब धर्माधिकारी महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मिला था इनको। तो ये नाम न्यूज में थे, सारे ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय आईपी यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पे रहा। तो आंसर होगा 42वें, 42 नंबर पे। तो यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की नवीनतम अंतरराष्ट्रीय आईपी इंडेक्स रिपोर्ट आई है। इसमें भारत 55 देशों में 42वें स्थान पे रहा है। अब टॉप पे कौन रहा। टॉप पे अमेरिका है, सेकंड पे यूके है और तीसरे पे फ्रांस है। भारत 42 नंबर पर है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत का जो आकार है और आर्थिक प्रभाव वे विश्व मंच पर बढ़ रहा है। अच्छा, आप तो ये बताओ, वर्ल्ड आईपी डे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे यानी कि वैश्विक बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है। तो आंसर होगा 26 अप्रैल को। अच्छा, अभी आपको याद होगा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आया था, उसमें भारत 136 नंबर पे था और टॉप पे फिनलैंड था। और अभी स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बताया गया पाकिस्तान का लाहौर, सेकंड नंबर पे मुंबई था। और आप जानते हो टाइम मैगजीन ने 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना था। यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को। अच्छा बताओ, टाइम मैगजीन की वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2022 में भारत के किन 2 स्थानों को शामिल किया गया था। केरल को और अहमदाबाद को। और अभी फॉर्च्यून पत्रिका के दुनिया की सबसे प्रशंसित कंपनियों की सूची में किस भारतीय कंपनी को शामिल किया गया। तो आंसर होगा TCS को। और अभी फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ष 2021-22 में विश्व का सबसे दुग्ध उत्पादन देश किसे बताया। भारत को बताया। और भारत में सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। अभी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स हमने पढ़ा था, उसमें भारत चौथे स्थान पे था, टॉप पे अमेरिका है। और अगर मैं आपसे पूछूं RTI जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा रहा, तो आंसर होगा तमिलनाडु। तो ये जितने भी इंडेक्सेस मैंने आपको बताए ये सारे के सारे 2023 वाले हैं, इनको याद रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, फरवरी 2023 में किस देश के द्वारा आयोजित डेजर्ट फ्लैग 8 अभ्यास में भारत ने पार्टिसिपेट किया। तो मतलब इसका आयोजन कहां पे किया गया, तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात।
तो इसका नाम है डेजर्ट फ्लैग 8 मतलब इसका 8वां संस्करण है। आयोजन कौन करता है इसका? यूनाइटेड अरब अमीरात। और भारतीय वायुसेना ने इसमें हिस्सा लिया है। अभी भारतीय वायुसेना ने अपने 5 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि हल्का लड़ाकू विमान तेजस और 2 C-17 ग्लोब मास्टर विमानों के साथ इसमें पार्टिसिपेट किया। ये एक बहुपक्षीय अभ्यास है, मतलब बहुत सारे देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें से एक भारत भी है। इसका आयोजन किया गया 27 फरवरी से लेकर 17 मार्च तक। अब इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज की बात है। देखो 2023 में जितनी भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस हमने पढ़ी है इन 2 महीनों में, जनवरी और फरवरी में, वो सारी मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, ध्यान से सुनना। सबसे पहले हमने जापान के साथ एक एक्सरसाइज किया वीर गार्जियन नाम से। कहाँ पे? जापान में ही। अभी जापान के साथ हमने धर्मा गार्जियन नाम का भी एक्सरसाइज किया, वो भी हमने जापान में ही किया। अभी हमने मिस्र यानी कि इजिप्ट के साथ भी एक एक्सरसाइज किया साइक्लोन 1 नाम से। कहाँ पे? राजस्थान के जैसलमेर में। फ्रांस के साथ हमने वरुण एक्सरसाइज किया। कहाँ पे? पश्चिमी समुद्री तट पे। अभी भारतीय वायुसेना ने प्रलय नाम से एक अभ्यास किया पूर्वोत्तर भारत में। और अभी भारतीय नौसेना ने आंध्र प्रदेश में एमफेक्स 2023 नाम से एक एक्सरसाइज किया। उसके अलावा भारतीय सेना ने त्रिशक्ति प्रहार नाम से भी एक एक्सरसाइज किया। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। भारतीय नौसेना ने ट्रोपेक्स नाम से एक एक्सरसाइज किया हिंद महासागर में। और अभी तारकश नाम से एक एक्सरसाइज किया। कहाँ पे? चेन्नई में। किसने किया या किसके बीच हुआ? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और यूएस स्पेशल ऑपरेशन फोर्स ने। अभी डस्टलिक नाम से भी एक एक्सरसाइज हुआ भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। कहाँ पे? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। और याद रखना इस साल अगस्त 2023 में मालाबार एक्सरसाइज जो कि क्वाड देशों के बीच में होती है वो होगी ऑस्ट्रेलिया में। और अभी मार्च में एफ इंडेक्स नाम की एक्सरसाइज होगी। एफ इंडेक्स ये अफ्रीकी देश होते हैं, 20 अफ्रीकी देश हैं और भारत है, इनके बीच होगी। कहाँ पे? पुणे के औंध सैन्य स्टेशन में। और ये जितनी भी एक्सरसाइज मैंने आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में बताई है ये सारी की सारी 2023 वाली है। बाकी अगर आप में से कोई वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको बता दूं, अगर 2022 में जितनी भी इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज आप पढ़ना चाहते हैं तो उनका एक सेपरेट वीडियो मैंने बना दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, राजस्थान में लक्खी मेला 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा सीकर में। तो राजस्थान के सीकर जिले में खाटू श्याम बाबा के लक्खी मेले का भी आयोजन किया गया 22 फरवरी से लेकर 4 मार्च तक। अच्छा, खाटू श्याम जी, इनकी कहानी क्या है? तो महाभारत आप लोगों ने देखी है, उसमें भीम थे, पांडवों की तरफ से भीम थे, महाबली महाशक्तिशाली भीम। और उनके पुत्र का क्या नाम था? घटोत्कच। यहां तक सबको याद है। लेकिन घटोत्कच के पुत्र का क्या नाम था? उनके पुत्र का नाम था बर्बरीक। और जब घटोत्कच की डेथ हो जाती है तो उनके पुत्र जो बर्बरीक थे उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली कि कौरवों या पांडवों में से जो भी हारेगा या जो भी टीम, जिसकी भी टीम हारती हुई दिखाई देगी, मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। और ऐसा कहा जाता है वे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुधर थे। तो भगवान श्री कृष्णा जी ने सोचा कि यार अगर कौरवों की टीम हारती हुई दिखती है तो फिर ये उनकी तरफ से लड़ेगा, और ये अगर उनकी तरफ से लड़ता है तो पांडवों को मार देगा। फिर श्री कृष्ण जी ने क्या किया, साधु का वेश बना करके बर्बरीक के पास गए और बर्बरीक से उनका शीश यानी कि उनका सर मांग लिया। और जैसा कि बर्बरीक ने वचन दिया था साधु महाराज समझ करके, तो फिर उनको अपना वचन निभाना पड़ा। उन्होंने अपना शीश दे दिया, अपना सर दे दिया उनको। तो उनके इस बलिदान को देख करके श्री कृष्ण जी ने उनको एक वर दिया कि तुम कलयुग में मेरे नाम से पूजे जाओगे। तो आज बर्बरीक को ही खाटू श्याम के नाम से पूजते हैं। और जहां पे श्री कृष्ण जी ने उनका सर रखा था उसी स्थान का नाम खाटू है, जो आपको मिलेगा सीकर राजस्थान में। और वहीं पे लगा है ये लक्खी मेला। अब आपको ये याद रहेगा। और कुछ मेलों की बात मैं अगर आपको बताऊं तो अंबुबाची का मेला आप जानते हो, असम में लगता है कामाख्या देवी मंदिर में। और अभी आपने देखा होगा गंगा सागर मेले का आयोजन किया गया था पश्चिम बंगाल में। माघी मेले का आयोजन हुआ था कहाँ पे? पंजाब में। और सरस मेले का आयोजन हुआ था जम्मू कश्मीर में। और अभी अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का आयोजन जो कि 36वें नंबर का था हरियाणा के फरीदाबाद में। उसमें याद रखना थीम स्टेट रहा नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो हमारे हैं उत्तर पूर्वी राज्य, और पार्टनर कंट्री शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो सदस्य देश हैं वो। और अभी झींगा मेले का आयोजन कहाँ पे हुआ? पंजाब में। तो ये सारे मेले मैंने आपको भी रिवाइज कराए जो अभी न्यूज में थे। अच्छा, राजस्थान से चिरंजीवी योजना आपको जरूर याद आएगी, और अभी ये बजट में चर्चा में थी क्योंकि इसकी जो बीमा राशि है अभी उसे 10 लाख रुपए से बढ़ा के कितना कर दिया गया? 25 लाख रुपए कर दिया गया। ये ध्यान रखना। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए,
अभी हाल ही में यूपीआई पर रुपे क्रेडिट कार्ड को जोड़ने वाला पहला निजी क्षेत्र का बैंक कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक अपने ग्राहकों को यूपीआई भुगतान के लिए रुपे क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल का विकल्प दे रहा है। इस तरह से पेमेंट की प्रोसेस काफी आसान हो जाएगी। वहीं क्रेडिट कार्ड से यूपीआई पेमेंट की सुविधा देने वाला एचडीएफसी बैंक ये निजी क्षेत्र का पहला बैंक बन गया है, इसलिए भी ये प्रश्न इंपॉर्टेंट होता है। और अब ध्यान देना, यहां से लिंक करके कुछ पॉइंट मैं आपको रिवाइज कराऊंगा जो भी हाल ही में कुछ दिनों में हमने पढ़े हैं। जैसे कि प्रश्न पहला ये बनेगा कि अभी यूपीआई पर रुपे क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला एप्लीकेशन कौन सा बना? तो आंसर होगा मोबीक्विक। और आप जानते हो किस भुगतान एप्लीकेशन के द्वारा भारत में पहली बार अंतरराष्ट्रीय यूपीआई भुगतान सेवा को शुरू किया गया? तो आंसर होगा फोन पे। और आप जानते ही होंगे वैसे भारत के यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला पहला देश कौन सा बना था? तो नेपाल बना था। चलो ये बताओ, यूपीआई लाइट फीचर को लॉन्च करने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो पेटीएम पेमेंट बैंक है। और अभी हमने पढ़ा भी था कि भारत के यूपीआई ने किस देश के पे नाउ पेमेंट सिस्टम के साथ मिलकर के रियल टाइम क्रॉस बॉर्डर एग्रीमेंट किया है? तो आंसर होगा सिंगापुर। देखो, एचडीएफसी बैंक की बात करें तो स्थापना होती है 1994 में। हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके एमडी सीईओ शशिधर जगदीशन है और इसकी टैगलाइन होती है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। अभी आपको याद हो तो एचडीएफसी बैंक ने ही भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की थी, यानी कि आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक बैंक गारंटी जारी करने वाला पहला बैंक आपका एचडीएफसी बैंक है। अभी हमने कुछ दिन पहले पढ़ा भी था इसे। अभी इंडियन ओवरसीज बैंक की बात करें तो इसके एमडी सीईओ बने अजय कुमार श्रीवास्तव और अभी इसने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना को भी शुरू किया। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड इसने लॉन्च किया और फेडरल बैंक नए टैक्स प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध यानी कि लिस्ट होने वाला पहला पेमेंट गेटवे बना था। ध्यान रखना, ये पॉइंट्स भी बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, सीआरपीएफ के द्वारा वर्ष 2023 में अपना स्थापना दिवस समारोह ये कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़ में। देखो, सीआरपीएफ की स्थापना होती है 1939 में और तब इसका नाम क्या था? क्राउन रिप्रेजेंटेटिव फोर्स। फिर 1949 में यानी कि स्वतंत्रता के बाद इसका नाम बदल के सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कर दिया गया। और इस बार बात करें तो इसका 84वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में। और पिछले साल बात करें तो सीआरपीएफ ने अपना 83rd नंबर का स्थापना दिवस जम्मू में मनाया था। सीआरपीएफ की बात करें, गृह मंत्रालय के अंदर आता है ये। मोटो होता है इसका सेवा और निष्ठा, सर्विस एंड लॉयल्टी। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? सुजॉय लाल थाउसेन। तो ये पॉइंट्स आप याद रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किसे बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला है? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर को। तो अभी इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे ने जम्मू कश्मीर पर्यटन को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन पुरस्कार के लिए चुना है। तो ये आप ध्यान रखना। अच्छा, इसी तरह से एक और प्रश्न आपको याद आ सकता है। अभी केरल पर्यटन ने भी वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड को जीता था। याद आया आपको? चलो ये बताओ, एक नया डे पूछ रहा हूं आपसे। ग्लोबल टूरिज्म एंड रेजिलियंस डे, वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस हमने कब मनाया? ये नया डे है, ध्यान रखना, 17 फरवरी को। और इसी से रिलेटेड 2 डे तो आपको याद होंगे। एक तो नेशनल टूरिज्म डे, वो हम 25 जनवरी को मनाते हैं, और वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को मनाते हैं। चलो ये बताओ, भी अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मेला फितूर 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? मैड्रिड, स्पेन में। और अगर मैं आपसे पूछूं कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी किसे बनाया? तो आंसर होगा वाराणसी को। आप जानते हो 2022 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स को जारी किया था। उसमें भारत 54 नंबर पे था और टॉप जापान था। तो ये पॉइंट्स भी आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, हेज विद क्रिप्टो रिसर्च के अनुसार वर्ष 2023 में क्रिप्टो को अपनाने वाला भारत कौन सा देश बन गया है? तो आंसर होगा 7वां देश। तो हेज विद क्रिप्टो रिसर्च के अनुसार भारत 2023 में क्रिप्टो को अपनाने के लिए तैयार 7वें सबसे बड़े देश के रूप में उभरा है, जबकि ऑस्ट्रेलिया 2023 में क्रिप्टो करेंसी को अपनाने के लिए सबसे बड़ा देश है। सेकंड नंबर पे अमेरिका है और तीसरे नंबर पे ब्राजील को रखा है। अच्छा, आप मुझे बता सकते हो किसने भारत की पहली वैश्विक क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 को पेश किया? तो आंसर होगा क्रिप्टो वायर ने। आपको याद है 2022 में 22वां वर्ल्ड ब्लॉकचेन समिट का आयोजन कहां पे हुआ था? दुबई में। चलो बताओ, किसने दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित पेमेंट कार्ड लॉन्च किया था? तो आंसर होगा नेक्सो ने, मास्टर कार्ड के साथ मिलकर।
और इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं कि किस कंपनी ने भारत का पहला रुपया आधारित क्रिप्टो रुपया इंडेक्स जिसे बोलते हैं CRE8 इसको लॉन्च किया, तो आंसर होगा कोइन स्विच ने। और आप जानते हो 2023 से यूरो करेंसी को अपनाने वाला 20वां यूरोपीय देश कौन सा बना, तो आंसर होगा क्रोएशिया। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, संगम युग से संबंधित कलाकृतियों के प्रदर्शन के लिए किलादी साइट संग्रहालय की स्थापना ये कहां पे की जा रही है, तो आंसर होगा तमिलनाडु में। तो अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने तमिलनाडु के किलादी में खुदाई की है और उन्हें जो भी कलाकृतियां मिली है उसे यहां एक संग्रहालय बनाकर रखेगी वो, और उसे ही कहेंगे किलादी साइट संग्रहालय। किलादी की बात करें तो ये संगम काल की एक बस्ती है जो आपको मिलेगी तमिलनाडु में। और देखो, जो तमिल कवि थे उनके युग को संगम युग कहते हैं, यानी कि संगम काल कहते हैं, और उनके साहित्य को संगम साहित्य कहते हैं। तो ये संगम युग की कलाकृतियां हैं। तो याद रखना, किलादी ये तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में एक छोटा सा गांव है। अच्छा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें, इसके जनक कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंगम। हेडक्वार्टर मिलेगा कोलकाता में और इसके हेड हैं वी विद्यावती। अच्छा, इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा करंट अफेयर्स के, उत्तर देना। पहले तो मुझे बताओ, सिंपल सा प्रश्न, इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब होता है, तो आंसर होगा 18 मई को। अगर मैं आपसे पूछूं अभी हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय ये कहां पे बन रहा है, तो आंसर करना हरियाणा के राखीगढ़ी में। आप बताओ, अभी इसरो ने किस नाम से अपना पहला वर्चुअल स्पेस म्यूजियम लॉन्च किया, तो आंसर होगा स्पार्क। चलो बताओ, देश का पहला फिश म्यूजियम कहां पे बनेगा, अरुणाचल प्रदेश में। और बताओ, भारतीय सेना देश का पहला पनडुब्बी संग्रहालय कहां बनाएगी, पश्चिम बंगाल में। और पूछे अगर आपसे कि देश का पहला और विश्व का दूसरा इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहां पे किया गया, तो आंसर होगा इंदौर में। और विश्व का पहला मिलेगा आपको अमेरिका में। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया था नई दिल्ली में। और भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम ये खुला है हैदराबाद में। भारत का पहला मैरीटाइम म्यूजियम यानी कि समुद्री संग्रहालय खुलेगा गुजरात के लोथल में। और भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम खुलेगा केरल के अल्लापुझा में, यानी कि श्रमिक आंदोलन संग्रहालय। चलो ये बताओ, भारत का पहला डिजिटल फूड म्यूजियम कहां पे खुलेगा, तमिलनाडु के तंजावुर में। और आप देख रहे हो, इस प्रश्न के साथ जितनी भी इंपॉर्टेंट मैंने लिंक करके आपको जानकारियां दी है सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा था अभी, किसने छठे हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता, तो आंसर होगा RRR ने। अगला प्रश्न पूछा, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना ये किस वर्ष की गई थी, तो आंसर होगा 1952 में। फिर आपसे पूछा, मैनहोल की सफाई के लिए बड़े पैमाने पर रोबोटिक्स तकनीक का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा बना, तो आंसर होगा केरल। फिर आपसे पूछा अभी, किसने AI भाषा मॉडल लामा लॉन्च करने की घोषणा की, तो आंसर होगा मेटा ने। फिर आपसे पूछा अभी, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश की सदस्यता को निलंबित कर दिया, रशिया। अगला प्रश्न पूछा अभी, फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा बारिसु कन्नड़ दिमावा सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन किया, तो आंसर होगा दिल्ली। फिर आपसे पूछा, किसने अर्जेंटीना ओपन 2023 का खिताब जीता, कार्लोस अल्काराज ने, स्पेन के ये। अगला प्रश्न पूछा कि 7 वर्ष के प्रिंस जिग्मे नामग्याल वांगचुक ये किस देश के पहले डिजिटल नागरिक बन गए, तो आंसर होगा भूटान। अगला प्रश्न पूछा कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप 2023 में 10 मीटर एयर राइफल में किसने गोल्ड जीता, तो आंसर होगा रुद्रांश पाटिल ने। और अगला प्रश्न था कि महानिदेशक गुणवत्ता आश्वासन के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया, तो आंसर होगा RS रीन ने। अब क्या करेंगे, 2022 के टॉप 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न पूछ रहे हैं कि 27वें लेखा महानियंत्रक इस किसे बनाया गया, मतलब इसका मतलब इंग्लिश में क्या बोलेंगे, CGA, कॉम्प्ट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, तो आंसर होगा भारतीदास। और वैसे हमारे CAG कौन है, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रण व महालेखा परीक्षक, तो आंसर होगा गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला प्रश्न है, एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र प्लांट का उद्घाटन कहां किया, पंजाब में, पंजाब के संगरूर में। फिर बताओ अभी अक्टूबर 2022 में किस देश ने वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, तो आंसर होगा बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, अभी अक्टूबर 2022 में किसे अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया, तो RK सिंह को। हमारे केंद्रीय ऊर्जा व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं ये। अगला प्रश्न है, किस देश ने निहोंशु के लिए GI टैग पाने के लिए आवेदन किया, तो आंसर होगा जापान।
अगला प्रश्न है, बेंगलुरु में नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की प्रतियोगिता में किसने गोल्ड जीता? तो आंसर होगा डीपी मन्नू ने। ये भारतीय जेवलिन थ्रोवर है और ये जो नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ था? बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है, विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन का 22वां वैश्विक संस्करण ये कहाँ हुआ था? दुबई में। फिर बताइए, अभी जो 2022 में 12वां डिफेंस एक्सपो का आयोजन हुआ था ना, कहाँ पे हुआ था? पहले तो ये बताओ। गुजरात के गांधीनगर में। उसकी थीम पूछ रहे हैं, पाथ टू प्राइड। अगला प्रश्न है, कटी बिहू पर्व ये किस राज्य में मनाया गया? तो ये असम में मनाया जाता है बिहू महोत्सव, याद रखो। और अगला प्रश्न है, विश्व ऑस्टियोपेरेसिस दिवस 2022 की थीम क्या थी? स्टेप अप फॉर बोन हेल्थ। और पूछे कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को। अब तैयार हो जाओ, क्योंकि अब आपके सामने आएंगे प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चंस, 5 स्टैटिक 5 साइंस के। देखना आप कितनों का उत्तर कर पाते हो। तो पहला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं कि भारत का पहला ग्रेमी पुरस्कार किसने जीता? तो आंसर होगा पंडित रविशंकर ने। तो पंडित रविशंकर ये भारत के पहले ग्रेमी पुरस्कार विजेता है और ये एक प्रसिद्ध सितार वादक हैं। 5 बार ग्रेमी पुरस्कार जीता है इन्होंने। और महिलाओं में बात करोगे तो तन्वी शाह है पहली भारतीय महिला जिन्होंने ग्रेमी पुरस्कार जीता। अब एक करंट अफेयर्स का प्रश्न आपको याद आएगा, अभी ग्रेमी अवार्ड्स हमने पढ़ा था। चलो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ उनका नाम क्या है। संगीतकार है भाई, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है ये। अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सा राज्य हर साल कालिदास सम्मान प्रदान करता है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। और पहली बार ये कब दिया गया था? 1980 में। हर साल देता है इसे मध्य प्रदेश। प्रतिष्ठित कला पुरस्कार है ये। और वैसे मैं आपको हर बार बताता हूं, हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, चाहे साइंस के क्वेश्चन हो चाहे ये स्टैटिक वाले प्रश्न, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, इनका एक्सप्लेनेशन आपको आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन में इनकी क्विज बना करके डाल रहा हूं आपकी प्रैक्टिस के लिए। क्योंकि आप देखोगे डेली करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में हम लास्ट में ये 5 स्टैटिक और 5 साइंस के प्रश्न कर रहे हैं और डेली ये 5-5 क्वेश्चन मैं आपके क्विज में डाल रहा हूं। तो वहां पे आपको एक साथ जितने भी अभी तक हमने पढ़े हैं वो सारे आपको एक साथ वहां पे मिल जाएंगे, ताकि अगर आप एक साथ प्रैक्टिस करना चाहो तो। क्योंकि ये सारे एग्जाम वाले क्वेश्चन है। कहाँ मिलेंगे? जब आप एप्लीकेशन खोलोगे अपनी तो वहां पे PYQ स्टैटिक, PYQ साइंस, इस तरह से 2 फोल्डर मिलेंगे, उन्हीं के अंदर क्विज है। अगला प्रश्न देखिए, किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता के रूप में जाना जाता है? तो आंसर होगा नवाब अब्दुल लतीफ खान को। और उनको ये उपाधि अंग्रेजों ने दी थी 1880 में। और ये मैं आपको वही प्रश्न करा रहा हूं जो एग्जाम में पूछा गया। देखो 2020 में आया था ये। अगला प्रश्न है, किस भारतीय खिलाड़ी ने प्लेइंग टू विन नाम की आत्मकथा लिखी है? तो आंसर होगा साइना नेहवाल। बाकी कुछ और भी यहाँ पे मैंने लिखी हुई है बायोग्राफीज, वो आप रीड कर सकते हैं एक बार। जैसे सचिन की है प्लेइंग इट माई वे, मैरी कॉम की है अनब्रेकेबल, मिल्खा सिंह की है द रेस ऑफ माई लाइफ, सारी आप रीड कर सकते हैं। फिर बताइए, फुटबॉल में खिलाड़ी को चेतावनी देने के लिए किस रंग का कार्ड इस्तेमाल किया जाता है? तो आंसर होगा पीला, येलो। और जब लाल कार्ड शो करते हैं इसका मतलब होता है जो खिलाड़ी है वो मैदान से बाहर जाएगा। फुटबॉल के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। अब साइंस के प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है, जो BCG होता है यानी कि बेसिल कैलमेट गुएरिन इसकी फुल फॉर्म होती है, ये भी याद रखना। तो ये किसके लिए एक टीका है? तो टीबी के लिए है ये। तो टीबी के लिए ये एक टीका है, आपको पता है BCG का टीका। टीबी बैक्टीरिया जनित एक रोग है। कौन सा बैक्टीरिया? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये एक संक्रामक रोग है, तो ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी? सेल्स। तो आंसर होगा रॉबर्ट हुक। अगला प्रश्न है, जब हमें ठंड लगती है या हम डरे हुए होते हैं तब त्वचा की कौन सी मांसपेशी सिकुड़ जाती है जिससे हमारी त्वचा के जो केश यानी कि रोंगटे होते हैं, हम कहते हैं रोंगटे खड़े हो गए? तो देखो कितना प्यारा प्रश्न है, 2019 के एग्जाम में आया था ये SSC CPO में। तो इसका उत्तर होगा अरेक्टर पिली। अब देखो आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन कराने से कितना बेनिफिट मिल रहा है। आपको पता चल रहा है किस किस लेवल तक के प्रश्न पूछे जाते हैं और एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न कई बार रिपीट भी हो जाते हैं डायरेक्ट। तो अगर आपके पढ़े हुए होंगे एक बार भी आप उसे निगाह से निकाल लोगे, और अगर आने वाले एग्जाम में आपके भी बाई चांस बाय द लक ये वाला प्रश्न आ गया तो बल्ले बल्ले हो जाएगी ना। बस आपको करना क्या है, बस आप एक काम कर देना, मेरा वीडियो को जम के अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर कर देना। क्योंकि आजकल क्या वीडियोस पे व्यूज नहीं बढ़ रहे हैं, आजकल क्या कब से नहीं बढ़ रहे हैं, तो फिर मेरा भी मन नहीं करता है, मोटिवेशन नहीं जागता है और पढ़ाने में मजा नहीं आता है अगर स्टूडेंट्स नहीं होते हैं। तो शेयर कर देना भूलना मत। अगला प्रश्न हम देखेंगे कि मानव शरीर में प्रवेश करने वाले कीटाणुओं के खिलाफ रक्त का कौन सा घटक लड़ता है? तो आंसर होगा व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसको ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों के बासी होने का कारण कौन सी गैस है? तो आंसर होगा ऑक्सीजन है। बाकी मैंने एक्सप्लेनेशन दे रखा है, तो आप क्विज लगाएंगे, आपको वहां आराम से रीड करना सॉल्यूशन में। हम अगला प्रश्न देखेंगे कि कौन क्यूरम का रासायनिक प्रतीक है? क्यूरम को कैसे लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, केमिकल सिंबल क्या है? तो आंसर होगा CM।
इसकी परमाणु संख्या 96 है। और कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना कितने आपके सही किए 10 में से। अब होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था सेबी ने किसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एमडी नियुक्त किया, तो आंसर होगा सुंदर रमन रामामूर्ति को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया और 26 फरवरी के डेली करंट अफेयर्स क्विज के रिजल्ट हमारे पास आ चुके हैं। और कल मॉर्निंग में क्विज नहीं डल पाया था और मैं राजस्थान से हूं, तो राजस्थान में शाम तक नेट बंद था एग्जाम के कारण, इसलिए ये क्विज मैंने शाम को ही डाला। तो टॉप 5 स्टूडेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें टॉप किया है सुभाष ने, कॉन्ग्रेचुलेशन सुभाष। फिर जाबर है, गीता है, सुमित है और काजल है, आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। बाकी कल का क्विज अभी तक आपने नहीं लगाया तो पहले कल का क्विज लगा लेना, आज का कुछ भी लगा लेना, अभी डल जाएगा। पीडीएफ भी आपको वहीं पे मिल जाएगी। क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। थैंक यू।